हाँ जी। हाँ, तो लड़ाई कब होगी? हमेशा जितने भी युद्ध होते हैं वो विचारधारा के युद्ध नहीं होते, क्योंकि विचार युद्ध लड़ने में कॉस्ट पड़ती है पहले, तो बिल्कुल कॉस्ट निकलनी चाहिए ना। फ्री के बिल्कुल अंदर बिल्कुल। कैसे युद्ध लड़ोगे? विचारधारा की लड़ाई है, मतलब ये कौन सी बकवास बात है यार। भाई युद्ध में गोला बारूद लगता है, ध्वस्त होते हैं, इकोनॉमी ध्वस्त होती है, पैसा लगता है, तो पैसा निवेश कौन करो करने वाला है विचारधारा के चक्कर में? तो बिल्कुल लड़ाई जो बिल्कुल। होती है वो ये होती है, भाई तुम्हारा मिनरल हमको खोदने दे, तुम्हारे यहाँ बाजार खोल के हमारी कंपनी को काम करने दे। तो जो देश बोलता है भाई तुम्हारे कंपनी को मैं घुसने नहीं दूंगा, मतलब लड़ाई सारी रिसोर्सेस की रही है वो शुरू। मिनरल की लड़ाई होती है, मिनरल और जी। मार्केट। जैसे हम्म। मार्केट मतलब, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूंगा उससे समझ लो कि 92 के अंदर पेप्सी कोक आए, उसके पहले जी जी। भारत में कोला बेचता था थम्स अप, गोल्ड स्पोर्ट, लिम्का, केम्पा कोला। हाँ जी, वो पोस्ट पड़ा था आपका। तो अब कोका कोला और पेप्सी है, इन्होंने बोला हमको आने दे, तो इनको पता है ये दोनों आ गए तो पूरा कोला मार्केट खत्म कर देंगे, तो बिल्कुल। उन्होंने आने दिया, तो बस वो खा गए। अब अगर ये बोलते 91 में मनमोहन बोलता, वित्त मंत्री यही था कि भाई मैं कोला और पेप्सी को नहीं आने दूंगा, तो बस युद्ध लड़ो। अब युद्ध होगा, तो वो युद्ध में निवेश कौन करेगा? पेप्सी और कोक। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। बोलेंगे ठीक है हम पैसा लगाएंगे, क्योंकि अगर एक बार भारत को तोड़ दिया तो इसमें हम घुस जाएंगे, बाद में हमारा धंधा खड़ा कर लेंगे और पैसा निकाल लेंगे। जी। तो युद्ध ऐसे नहीं होते हैं विचारधारा से युद्ध, मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी बकवास ये किताबों में छाप के रखी है कि सारी जनता को इन्होंने उल्लू बना के छोड़ा हुआ है। भाई विचारधारा पे युद्ध, उसको निवेश कौन करेगा यार? बिल्कुल वो मिनरल मतलब मार्केट, या तो मार्केट दिख रहा है कि हाँ ये कंट्री में घुस गए तो मार्केट मिलेगा, तो मार्केट मोनोपोली बनाने के लिए वो जो कंपनी बनाएगी वो निवेश करेगी। और दूसरा बिल्कुल। होता है, वो निवेश से नहीं होता युद्ध, जब तक वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां राजी नहीं हो तब तक पैसे से बिल्कुल। युद्ध नहीं जीता जा सकता। जी। मतलब पैसे से कभी युद्ध नहीं जीत पाओगे। जैसे एग्जांपल है कि इराक के ऊपर, इराक के पास वेपन से इतना, जीता जा सकता है। हाँ इराक के पास बहुत तेल, बहुत पैसा था, बहुत पैसा था, ठीक है। हम्म। तो जब अमेरिका ने जब युद्ध किया तो वो हार गया ना। बिल्कुल तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत को लेसर गाइडेड बम चाहिए थे, तो पैसे तो बहुत थे पर लेसर गाइडेड बम तो नहीं था, तो युद्ध हम्म तो लेसर गाइडेड बम से जीतोगे, तो अमेरिका ने जब बम दिए तब जीते। हम्म। तो युद्ध में पैसे का कोई रोल ही नहीं होता कभी, युद्ध बिल्कुल में रोल आएगा वेपन का। बिल्कुल और वेपन मैन्युफैक्चरिंग निवेश कब करेंगे? जब उनको मिनरल लूटने का मौका दिखे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे एग्जांपल है, राजस्थान में एक पूरा इधर का हिस्सा है, थार रेगिस्तान बोलते हैं। अब थार रेगिस्तान है, उसकी जमीन बंजर है, ठीक है, पूरा एक स्टेट की जितना बड़ा इलाका है, और उसमें मिनरल भी नहीं है मान लो, ठीक है, मान लो भाई वहां पे तेल है पर मान लो मिनरल भी नहीं है, तो बस कोई लूटने थोड़ी आएगा, तो कोई युद्ध होना ही नहीं है उस जगह के लिए। अब हम्म। तो अब भारत में मिनरल बहुत है तो उसकी लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहानी होती है, विचारधारा वगैरह कुछ होता ही नहीं है। और जैसे मैंने एक राहुल चिमनभाई मेहता की वीडियो देखी थी, सऊदी अरेबिया वाली और अमेरिका वाली, कि हाँ कैसे यहाँ पे सारा हाँ मीडिया जो है, पेड मीडिया को सऊदी अरेबिया से फंडिंग आता है, हाँ और सऊदी अरेबिया जो है अमेरिका के कंट्रोल में है। हाँ। तो कभी भी उस वीडियो पे ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के कंट्रोल में है। भाई देखो सिंपल प्रमाण है, सऊदी अरब को पूछो वेपन कितने बनाते हो, वो वेपन क्या बनाते हैं बताओ? जीरो। उनको जी। कारतूस की गोली होती है ना, बंदूक की गोली, हम्म उसकी भी फैक्ट्री नहीं है उनके पास। हम्म। अब पूछो अमेरिका की सेना दुबई में क्या कर रही है? सऊदी अरब में अमेरिका की सेना क्यों है? किसकी सेना होती है भाई? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्यों थी? जब राजा हारेगा बिल्कुल तभी तो सेना आएगी ना। बिल्कुल कोई बिल्कुल। किसी के घर में ऐसे सेना आने देता है? रशिया में तो नहीं है देखे अमेरिका की सेना, चाइना में बिल्कुल। तो नहीं है देखे अमेरिका की सेना। हम्म। अफगानिस्तान में उसने सेना घुसाने की कितनी कोशिश करी पर भागना पड़ा ना। तो किसी बिल्कुल। देश में किसी अन्य देश की सेना जा सकती है कभी? हम्म। तो वहां सेना क्या कर रही है अमेरिका की? तो ये एक कारण है। भाई वो सिंपल एक रीजन होता है हमेशा, कोई वेपन बना रहे हो क्या, बात खत्म। वेपन नहीं बना रहे हो तो फिर तुमको बचने के वेपन कौन दे रहा है? वो कंट्री उस कंट्री का गुलाम होता है, क्योंकि जो देश वेपन नहीं बनाएगा उसको कोई दूसरा देश खा जाने वाला है, एकदम निगल जाने वाला है, तो फिर वो जैसे निगल आज के क्यों नहीं टाइम रहा? पे इंडिया एक जैसे तरह से इंडिया को अमेरिका है। चाइना पूरा निगल जाएगा, पर निगल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि अमेरिका पीछे खड़ा है वेपन देने।
बिल्कुल। तो अमेरिका का गुलाम है भारत, क्योंकि अगर बॉस ने यानी अमेरिका ने बोल दिया भारत को ठीक है मैं हट गया, तो खत्म। तीसरे दिन चाइना की सेना घुसना शुरू करेगी भारत में। अब तीसरे दिन, 3 दिन से ज्यादा लगने नहीं वाले। बिल्कुल। 3 दिन में भारत खत्म हो गया, क्योंकि अमेरिका और रशिया ने बोल दिया हम वेपन नहीं देते तुमको। इंडिया अगर चाइना के हाथ में जा रहा है या अमेरिका के हाथ में जा रहा है, हाँ तो मैंने एक पोस्ट पढ़ा था कि आपका कि चाइना में हाथ में जाना बेटर है, हाँ क्योंकि चाइना उसकी संस्कृति नहीं बिगाड़ेगा, ऐसा कुछ आपका शायद। हाँ, वो उसका रीजन है। चाइना में क्या है कि चाइना जैसे यूएस जो एलिट है ना, रोकोफेलर, रोथशाइल्ड वगैरह, उनका तीनों कंट्रोल लेते हैं वो। एक आर्थिक कंट्रोल लेते हैं, एक सामरिक कंट्रोल लेते हैं और एक धार्मिक कंट्रोल भी लेते हैं वो। 400 साल से उनका ये ट्रैक रहा है। चाइना में क्या है, वो धार्मिक कंट्रोल नहीं लेता। पर जैसे मैंने अभी सुनने में आया है उइगर मुस्लिम्स का, तो वहां पर तो उनको खूब करा जाता है। नहीं देखो, वो वजह धर्म नहीं है, वजह हिंसा है, टेररिज्म। वो हिंसा है। तो हिंसा को डील कर रहा है वो। मुस्लिम से उसको कोई ऐतराज नहीं है चाइना को। देखो चाइना को बेसिकली क्या है, तो देखो चाइना को बेसिकली इससे कोई मतलब ही नहीं होता है कि भाई तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, वो कह रहा है धर्म वर्म से मेरे को मतलब नहीं है, मर्जी पड़े जो करो, तुम चाहे जितने ढोल नगाड़े बजाओ, मंदिर जाओ, घंटे बजाओ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि उसके एजेंडे में वो आता नहीं है कि भाई मेरे को धार्मिक नियंत्रण, मतलब मेरे को अपना धर्म फैलाना, वो उसके पास में एजेंडे की लिस्ट में नहीं है। तो वो बोलता है भाई तुम कौन सा धर्म मानते हो, उसको छोड़ो, मेरे को मिनरल दे दो, बाजार दे दो, बात खत्म करो। बाकी तुमको क्या कि तुम्हारे मंदिर चलाने हैं, तुमको तुम्हारा चर्च चलाना है, तुमको तुम्हारा मस्जिद चलानी है, चलाते रहो, मेरे को कोई उससे लेना देना। पर अगर हम पर्टिकुलरली रॉथशाइल्ड पे जाएं, तो अगर रोकोफेलर, मेन रोकोफेलर। अच्छा, रॉथशाइल्ड उसके नीचे आता है, अंडर आता है। हाँ, क्योंकि जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल जितना रोकोफेलर के पास है, तेल कंपनी और वेपन का, रॉथशाइल्ड के पास में, मतलब रॉथशाइल्ड के पास में भी है, पर रोकोफेलर इज सुपीरियर देन रॉथशाइल्ड। मतलब रॉथशाइल्ड के पास में बैंकिंग पूरा है, बैंकिंग बिजनेस है, उसमें उसका मोनोपोली है रॉथशाइल्ड का। वेपन मैन्युफैक्चरिंग में भी उसका, रॉथशाइल्ड का बहुत बड़ा होल्ड है, तभी वो बैंक थोप पाता है। पर रोकोफेलर है, उसका मेनली इन्वेस्टमेंट है वो वेपन के अंदर है, तो उसको तो, मतलब रोकोफेलर अपने आप में ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। और ये दोनों मिलके काम करते हैं, इसलिए वो ताकत मिलके ही है दोनों में। वैसे ये इन्फॉर्मेशन आपको मीडिया पे भी अवेलेबल हो जाती है नॉर्मली? हाँ, वो सब मीडिया, मतलब देखो ये इन्फॉर्मेशन का मैं आपको एक सिंपल रूट देता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई गई है वो वेस्ट होती है, उसको लो ही मत कभी। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो आप लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हो, उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या रहता है? पहला तो हम इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, हम तक नहीं आती है, हम तक जो आती है वो हम लेते नहीं जी। हम पहुंचते हैं इन्फॉर्मेशन तक, और फिर दूसरा लॉजिक, और तीसरा एक्सपीरियंस। जैसे पिछले मैं 92 में पहली बार शाखा जाने लगा। 92 में मैं शाखा में जाने लगा था। 98 से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स के टच में आ गया था जी। तो लगातार पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पिछले 12-15 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं जी। तो, और एक ग्राउंड लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स में काम करते हैं जी। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो अपने हमारे एल्डर्स हैं, नेता होते हैं, थिंक टैंक्स को भी आती होगी, कांग्रेस के, जिनके सामने आमने सामने बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, तो वहां से जानकारी मिलती है। थोड़ा खुद ढूंढते हैं, उससे मिलती है, तो आप पढ़ते हैं और कुछ लॉजिक जी, तो उससे एक हम डिड्यूस कर लेते हैं कंक्लूजन। कुछ नेता ऐसे भी होंगे जो काफी ऑनेस्ट होंगे, बताते होंगे कि हाँ सच में ये रॉकफेलर का, हाँ वो बताते हैं कि भाई देखो हम तो गुलाम है, हमको आगे से जैसा आदेश मिलता है वैसा ही करना पड़ेगा, वरना टिकट उड़ा देंगे तो हम खत्म हो गए। तो ऐसे करके जानकारियां आती रहती है जी। मेरे पास ही नहीं है, दूसरे जो बीजेपी कांग्रेस के जो नेता हैं या जो काम कर रहे हैं अपने अपने शहरों में, उनको भी ये सब पता होता है, पर वो अपने तक ही रखते हैं। पर वो अगर बोलेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, इसलिए वो ये बातें रखते नहीं है। मतलब इसमें देखो एक नई बात ये नहीं है कि हमको ये सब मालूम है जी, ये बहुत लोगों को पता है, पर वो इसको रखते नहीं है बस। जी जी, ये कोई इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम निकाल के ले आए, बस हमने इसको देना शुरू कर दिया पब्लिक में। हाँ जी, इसका एक सोर्स तो ये पॉलिटिशियन के थ्रू है। हाँ, पॉलिटिशियन है, दूसरा है मीडिया, विकिपीडिया टाइप्स। नहीं, मीडिया पेड मीडिया। पर पेड मीडिया में कौन सा मीडिया जो आपको टीवी पर अखबार छाप रहा है वो नहीं। आप खुद जब न्यूज चेक करोगे
तो वो सब आपको कई सोर्सेस में मिलना शुरू होगा। जी मतलब देखो, मीडिया जैसे में कि मीडिया में दो स्ट्रीम होती है। जी एक स्ट्रीम होती है कि जो कोई इंसिडेंट है उसको रिपोर्ट किया जाता है, हमेशा छुपाएंगे कुछ भी नहीं, मीडिया छुपाता कभी नहीं है, पर वो ऐसी जगह रिपोर्ट करता है जिसको सिर्फ एक्टिविस्ट पढ़ते हैं। और जो चीज पब्लिक में पहुंचानी होती है ना, बिल्कुल उसको वो हेडलाइन बना के बड़े पैमाने पे एकदम प्रचारित कर भयंकर रूप से प्रचारित करते हैं। तो वो जो भयंकर रूप से प्रचारित करते हैं उसको हम देख लेते हैं कि भाई हाँ भाई, ये तो पब्लिक को मामू बनाने के लिए प्रचार है, और इसके पीछे खबर कहाँ है, तो वो खबर को फिर हम ढूंढ निकालते हैं। तो नॉर्मल आपके जैसे मैं बताता हूँ, मान लो अभी अखबार में आया सब तरफ कि भाई 101 चीजों पे आयात पे बैन लगाया, बैन लगाया, तो हम फिर ढूंढना शुरू करेंगे कि भाई इसके पीछे क्या चल रहा है। तो फिर हमको मिल जाएगा अभी ये हाल है, इसका 10% बेच मारा है अभी, तो उसको हम ऑलरेडी ढूंढ लाएंगे। हाँ वो बेच दिया, 10% बेचा है अभी। किसको? लॉकहीड मार्टिन को? हाँ वो अब ये चीज तो और ढूंढनी पड़ेगी तब सामने आएगा, पर हमारा अंदाजा है, हमको मालूम है लॉकहीड मार्टिन ही खरीदने वाली है। वजह क्या है, भारत के अंदर लॉकहीड मार्टिन अपनी प्लेन बनाने की फैक्ट्री लगाने वाली है। ये प्रयास उसने 2017 में शुरू किए थे, और हाल जो है वो प्लेन बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसको लॉकहीड मार्टिन ही टेक ओवर करने वाला है। तो उसका 10% शेयर अभी बेच पा रहा है मोदी ने, कुछ हफ्ते भर पहले बेचा था। तो वो 10% किधर गया होगा? तो वो सिंपल बात है, वो बोइंग के पास तो नहीं जाएगा, वो लॉकहीड मार्टिन ही लेके गया। पर वो चीज सामने आना, वो बहुत बहुत मेहनत करने से वो चीज कभी मिलेगी आगे चल के कि भाई ये लॉकहीड मार्टिन ने टेक ओवर किया था। वरना अभी यही आएगा कि भाई हाँ भाई 10% बेच दिया, किसको बेचा वो इन्फॉर्मेशन ये पब्लिक नहीं करते जल्दी। नहीं नहीं, वो इजीली नहीं, वो पब्लिक सब करते हैं पर कॉमन पीपल तक नहीं पहुंचाते। मतलब मैं इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा था कि किसको बेचा वो तो पता ही नहीं लगेगा हमको। अच्छा, वो हमें पता ही नहीं लगा। नहीं, वो पता नहीं लग सकता। वो बस वो छाप दिया, बेच दिया। अब किसको बेचा वो कोई ना कोई मीडिया रिपोर्ट करेगा तभी तो मालूम पड़ेगा हमें भी, वरना मुझे यहाँ बैठे बैठे मालूम कैसे पड़ेगा? वो चीज मीडिया में रिपोर्ट होने वाली नहीं है कभी। बिल्कुल। तो वो मालूम नहीं हो सकता। पर एक जनरल सेंस है हमारा, उस आधार पे मेरे को पता है कि वो लॉकहीड, मैं बोलूंगा भाई लॉकहीड मार्टिन ने खरीद लिया, आप बोलोगे भाई नहीं खरीदा, तो मैं बोलूंगा भाई दुनिया में कोई है और कोई जो हाल प्लेन बनाने वाली कंपनी को खरीदने आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई है ही नहीं ना, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा भाई वही तो खरीदेगा, और कौन खरीदेगा बताओ? बिल्कुल वही करेगा। और एक बात ये जो रखनी थी, हाँ कि मैंने एक काफी पोस्ट आपका लोग ये देखा था, हाँ जो हेमचंद्र के रिलेटेड था, कि हेमचंद्र को जो पहले राउंड में जीता था अकबर से, हाँ वो इसी कारण से जीता था कि कैनन्स उसको मिल गए थे पोर्टुगीज से, और पोर्टुगीज लोगों को जो मिले थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिले थे। हाँ और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बेसिकली रॉथशाइल्ड उसको एक तरह से एग्जीक्यूट कर रहा था। हाँ 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 जी। हाँ। तो इनमें कोई इसका कोई ऐसा प्रूफ टाइप की कुछ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे कंट्रोल कर रही थी रॉथशाइल्ड? देखो बात सुनो, रॉथशाइल्ड का नाम तो मिलने वाला नहीं है आपको कहीं पे भी, हिस्ट्री की किसी टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। और ये एक अनुमान प्रमाण ही लगाना पड़ेगा। अब भाई देखो, आप इसको कैसे करोगे भाई? आप देखो रॉथशाइल्ड फैमिली कितना पुराना है, और भाई ये बात तो जाहिर है ब्रिटेन का आदमी एक चीज और कि जैसे ये रॉथशाइल्ड है या रॉकफेलर है, तो ये जितने भी परिवार हैं इनका, जब ये लोग बैंकिंग और इस सब में नहीं आए थे वेपन इंडस्ट्री, इससे पहले ये लोग क्या करते थे? मतलब जैसे 90% रॉकफेलर ने वेपन में डायरेक्ट नहीं आया था, रॉकफेलर ने धंधा शुरू किया था तेल से। अच्छा। पहले उसने तेल कंपनियां खड़ी करी, स्टैंडर्ड ऑयल उसकी कंपनी थी। अच्छा। फिर स्टैंडर्ड ऑयल की उसने मोनोपोली खड़ी करी। तो अमेरिका का 80% जो तेल था ना, पेट्रोल, उसको टेक ओवर कर चुका था रॉकफेलर जी। और दुनिया का 60% पेट्रोल रॉकफेलर टेक ओवर कर चुका था 1900 के अंदर, 1910 तक। 1910 तक दुनिया का 60% पेट्रोल रॉकफेलर टेक ओवर कर चुका था। बाद में तेल के बाद में फिर इसने क्या किया, जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी उनको खरीदना शुरू किया। रॉथशाइल्ड का रोल शुरू होता है तोपों से। उसने तोपें बनाने में इन्वेस्टमेंट की थी। बाद में उसने बंदूकों की फैक्ट्रियां, जो बर्मिंघम के अंदर जो कोटेज इंडस्ट्री थी वेपन बनाने की, गन बनाने की, अच्छा, वो सब के अंदर रॉथशाइल्ड ने निवेश किया। और सबसे बड़ी होल्डिंग गन इंडस्ट्री पे, गन कंपनियों पे रॉथशाइल्ड की आ गई थी। बाद में वही गन कंपनियां, वो जो उसकी पहले कैनन बनाता था, बाद में वो गन कंपनियां पे होल्डिंग आई।
बाद में फिर उसी ने फाइटर प्लेन, रडार, मिसाइलें, लेसर गाइडेड बम, ये सब बनाने शुरू कर दिए। इस पे कोई आप लोगों का कोई सोर्स ये सब विकिपीडिया में मिल जाएंगे? देखो ये सब आपको रोथशाइल्ड के नाम से नहीं मिलेगा, ये आपको कैसे डॉट मिलाने पड़ेंगे कि आप जैसे गूगल शुरू करो, बर्मिंघम कॉटेज इंडस्ट्री, ये गूगल करो, बर्मिंघम कॉटेज गन इंडस्ट्री, ठीक है। तो आपको सामने आएगा कि भाई उस समय बर्मिंघम में 10 लाख बंदूकें साल की बन रही थी। जी जी। तो अब ये वहां पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट थी बिजनेस की, ठीक है ना। बाद में इसी में से 5 लाख बंदूकें ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी बर्मिंघम से। तो अब क्वेश्चन आता है, अब देखो आपकी जैसे भारत में अंबानी है, हर आदमी जानता है अंबानी कौन है, ठीक है जी जी। ऐसे ब्रिटेन के अंदर हर आदमी जानता है भाई उनका सबसे बड़ा दोस्त 250 साल से जो सबसे बड़ा धनिक है वो कौन है। तो जो रॉथशाइल्ड शुरू से कैनन का काम करा है, हाँ ये बात हमें मिल जाती है। देखो मैंने आपको बोला ना, वो रॉथशाइल्ड के नाम से नहीं मिल सकती आपको, ठीक है ना। मतलब मेरा बेसिकली पूछना कैसे ये था कि फिर हमें वो सबूत जो आप वो आप जो सब देखो, उसका मैं बताता हूँ आपको सिंपल वे में। भाई भारत में सबसे अमीर आदमी कौन? अंबानी है ना। जी जी। तो ऐसे ब्रिटेन में सबको पता है ना कि ब्रिटेन का सबसे अमीर आदमी कौन, जो 300 साल से सबसे शक्तिशाली घराना है, तो वो रॉथशाइल्ड है। वो तो आपको गूगल पे मिल जाएगा ना जी। और अमेरिका का सबसे बड़ा ताकतवर फैमिली कौन? अंबानी की तरह। मतलब अमेरिका का अंबानी कौन? तो वो रोकोफेलर है, वो तो पूरा अमेरिका जानता है। जी। क्वेश्चन है कि वो ताकत कहां से आ रही है। तो वो आप जब बहुत अंदर जाओगे तब पता पड़ेगा आपको कि भाई उनकी ताकत कहां से आती है कि वो अपनी बिजनेस को मोनोपोलाइज कर पाते हैं। तो वो उसका आपको आंसर मिलेगा, वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उनकी होल्डिंग है। जी जी। जैसे अब मैं आपको दूसरे तरीके से बोलता हूँ, आपका क्वेश्चन है भाई इसको लॉकहीड मार्टिन पे रोकोफेलर की होल्डिंग है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आप बोल रहे हो कि भाई नहीं है। मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं तुमको 50 साल देता हूँ, तुम लॉकहीड मार्टिन के मालिक का नाम निकाल के लाओ, तो आप ला ही नहीं सकते अब। तो भाई इतनी बड़ी कंपनी चला कौन रहा, या तो आदमी का नाम दो मेरे को। अब भाई क्वेश्चन है कि जब यहाँ पे अंबानी रिलायंस चला रहा है, ये तो दिख रहा है ना। जी बिल्कुल। तो तुम लॉकहीड मार्टिन का नाम लेके आओ ना, उसका मालिक कौन? मैं ये नहीं बोलता आपको कि रॉथशाइल्ड चला रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि लॉकहीड मार्टिन का जो भी कोई मालिक है ना, वो कंट्रोल सीईओ का नाम मैरिलिन हॉसन कुछ करके है। मैरिलिन मैंने वो सीईओ ये सब नौकर लोग हैं, बदलते रहते हैं। होल्डिंग पूछ रहा हूँ मैं। आपका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में किया, मालिक कौन? तो आपको 5-10 दिन तो इसी को पकड़ने में लग जाएंगे, लॉकहीड मार्टिन के ओरिजिन ही नहीं निकाल पाओगे आप। अच्छा, तो फिर अगर मतलब अभी आप गूगल मारो लॉकहीड मार्टिन, वो बोलेंगे 92 में कंपनी बनी। बिल्कुल। और तो 92 की कंपनी नहीं है ना, वो 150 साल पुरानी कंपनी है। हर 30-40 साल में नाम बदल देते हैं, नवी कंपनी खड़ी करके 5-7 कंपनियों को मर्ज करके नई कंपनी बना देते हैं। जी आप समझे नहीं। आप लॉकहीड मार्टिन लिखा आ रहा है 1995। हाँ 95 में बनी, तो क्या ये 95 की कंपनी है क्या? अब इसके पीछे जाओ कि भाई ये 95 में किधर से आई। अब आपको 5 कंपनियां और मिलेगी कि ये 5 कंपनियों ने मिलकर लॉकहीड मार्टिन बना दी। अब ये 5 कंपनियों को जाओ, फिर 50 कंपनी और मिलेगी, फिर उनकी शेयर होल्डिंग पे जाओ। मतलब आप 10 दिन में परेशान हो जाओगे, मालिक नहीं ढूंढ पाओगे कि ये कंपनी किधर से। कहने का मतलब है कि सीईओ मालिक नहीं है। नहीं, सीईओ तो नौकर होता है यार। सीईओ का आपका मतलब है जो बेसिकली इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है सबसे ज्यादा, मतलब जिसकी होल्डिंग है इसमें, जो आदमी ने पैसा लगा के रखा है इस कंपनी के अंदर, वही कह रहा हूँ। तो वो लॉकहीड मार्टिन के। तो मैं बोलता हूँ आप रोकोफेलर रॉथशाइल्ड में मत उलझो, वो एक तरह से एक पॉइंट के बाद में इररिलेवेंट हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूँ कि भाई भारत को कौन कंट्रोल करता है, तो मैं बोलता हूँ लॉकहीड मार्टिन का मालिक। अब इसका मालिक कौन, वो मेरे को नहीं पता, पर ये कंपनी है, ये तो साफ है ना कि ये कंपनी है भाई। कोई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे SSGA फंड्स मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेशन के जो सबसे ज्यादा स्टेक है जिसके पास। अब वो उसके पीछे जाओगे तो 100 ट्रस्ट उसके पीछे मिल जाएंगे। अब फिर उनके मालिकों के नाम ढूंढने जाओगे तो वो मिलने नहीं जीवन में अब आपको। मतलब वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के मालिकों को आप कभी ढूंढ नहीं सकते, वो सेटअप ही ऐसा है उनका।
बैंकिंग में भी ऐसा ही है? हाँ, बैंकिंग में भी ऐसा ही है। बैंकिंग में आप ढूंढते ढूंढते पहुंचोगे फेडरल रिजर्व बैंक तक, फिर हाँ। फेडरल रिजर्व बैंक की होल्डिंग किसके पास, तो फिर 12-15 प्राइवेट बैंक सामने आएंगे। फिर उन अच्छा। जो प्राइवेट जो बैंक आए सामने, उनकी शेयर मार्केट पे उनकी ट्रेडिंग नहीं होती, और इसलिए उनकी होल्डिंग किसके पास है, वहां पे आपको वो होल्डिंग किसके पास वो खबर नहीं मिलने वाली। अब मिनरल में भी ऐसा ही? नहीं, वो मिनरल में ऐसा कुछ नहीं है। मिनरल तो मिनरल वो में पता साफ चल देखो, जाता खेल क्या है, दिखने वाला धंधा सामने से करते हैं वो। है। बिल्कुल। बैंक हुआ, मिनरल हुआ, ये सबको सामने से करेंगे, ठीक है। और जो बिल्कुल। गेम है जो पब्लिक से छुपाने का, वो चीज को वो इतना सर्कस चलाएंगे। कैसे खेलते हैं, एक ट्रस्ट बनाएंगे, फिर एक ट्रस्ट बनाएंगे, फिर एक कंपनी बनाएंगे, फिर एक ट्रस्ट बनाएंगे, फिर उसकी होल्डिंग छुपाएंगे, फिर उनको मर्ज करेंगे, फिर उसको मर्ज करके फिर एक फाउंडेशन बनाएंगे, फिर उस फाउंडेशन के नाम होल्डिंग निकालेंगे, फिर उसको बिल्कुल। इसमें मिलाएंगे, ऐसे मिला मिलू के कंपनी खड़ी कर लेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। अब ये लॉकहीड मार्टिन 95 में जो बनी ना, बिल्कुल। तो ये सीधा प्लेन बनाने लग गई। तो अब मुझे बताओ कि कोई ऐसा होता है कि कंपनी एक प्लेन बनाने लगती है सीधा, वो भी दुनिया का सबसे ताकतवर? ऐसे नहीं होता है। वो पहले से एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका इन्होंने नाम बिल्कुल। बदला, नई कंपनी खड़ी करी, उसका इसमें मर्ज किया, उसके नाम शेयर होल्डिंग ट्रस्ट के नाम डाली, ट्रस्ट की होल्डिंग उठाई, और ऐसे करके खिचड़ी पका पुकू के डाल दी। तो बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसलिए वो उनके नाम कभी सामने नहीं आने देते। तो जी। रॉकफेलर रोथस्चाइल्ड इश्यू नहीं है, मेरा इश्यू है कि भाई तुम्हारा मीडिया कौन कंट्रोल कर रहा, पीएम को कौन कंट्रोल कर रहा। तो मैं कहता हूँ लॉकहीड मार्टिन का मालिक, अब इसका मालिक कौन है, तुम ढूंढ के लाके दिखो। ये तो अपने आप में एक रिसर्च का बड़ा टॉपिक है। हाँ, तो वो पर घुमा फिरा के बात क्या है कि भाई जब अमेरिका का सबसे ताकतवर फैमिली रॉकफेलर है और ब्रिटेन का सबसे ताकतवर फैमिली जब रोथस्चाइल्ड है, तो भाई लॉकहीड मार्टिन बोइंग और जेट को कंट्रोल का अंबानी करेगा क्या? बिल्कुल। भाई वही तो करेंगे। सही बात वो है, वरना वो ताकतवर रह ही नहीं पाएंगे अब। हाँ जी। और जैसे कि आपने एक अजीत वाडियाल को सुना होगा। अजीत बेटा का कैप्टन, हाँ हाँ जी, कैप्टन अजीत हाँ वाडियाल। हाँ। तो उनका कंटेंट आपको क्या लगता है कि ये सही है, या देखो जैसे वो ये आरएसएस देखो, के बंदों को? मैं जैसे देखो, मैं आपको इसमें एक सिंपल लाइन बताता हूँ, उस लाइन पे हर आदमी को तोल लिया करो कि जो जी। आदमी कोई प्रॉब्लम की बात कर रहा है, जी। वो आदमी उसके सॉल्यूशन के लिए कौन सा कानून छापना ये बोल रहा है क्या? अगर वो ये नहीं बोल रहा है तो मैं उसको बोलता हूँ टाइम वेस्टर। जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, रोथस्चाइल्ड को रोकना है, अगर रॉकफेलर को रोकना है। एक बड़ा मैंने उनके ब्लॉग में पढ़ा है कि वो हर किसी को चित्त पावन जू बता देते हैं, जितने चित्त भाई वो पावन जो भी ब्राह्मण बताते हैं, मैं ये बताता हूँ, वो कोई चीज का दुनिया में आज तक उन्होंने भारत में कोई भी एक समस्या हल करने के लिए कानून कौन सा छापना, वो लिख के दिया है एक पेज भी? बिल्कुल कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। तो टाइम वेस्टर है। बड़े बड़े लंबे लंबे लिखो, एक्टिविस्ट का खून पियो, एक्टिविस्ट को वहां पे उलझा लो 4-4 घंटे, वो 5-5 किलोमीटर लंबे पोस्ट पढ़ने के लिए, बस। और क्या है? बिल्कुल। बिल्कुल। इसीलिए मैंने पढ़ा ही नहीं। तो वो अजीत वेडाकाइल को पर्सनली टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है, अगर वो केवल ज्ञान दे रहा है पर समाधान नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है ये कांटा कितना लंबा है जो तेरे अंदर घुस गया है, ये कांटा किसने घुसाया है, ये कांटे में कितनी किस्में हैं, ये कांटे से तेरे को कितने समय तक दर्द होगा, इस कांटे में कौन सी लकड़ी है, भाई ये निकालना कैसे, वो बात करना भाई। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल तो सही। अब वो 1000 पोस्ट वो लिख देगा कि रोथस्चाइल्ड भारत को कंट्रोल कर रहा, रोथस्चाइल्ड के बैंक भारत को कंट्रोल कर रहे। मैं उसको बोलता हूँ भाई तू एक पेज लिख के दे कि भाई ये रोथस्चाइल्ड के को रोकना कैसे। भाई मीडिया बिका हुआ है, तो भाई ये मीडिया को ठीक करना कैसे, कौन सा कानून छापना। वही आपके वाले कानून ही प्रेफर कर रखे थे, ज्यूरी सिस्टम और एमआरसीएम और ये सब। तो भाई अगर उन्होंने वो प्रीफर कर रखा है तो ठीक है, वो आदमी का सॉल्यूशन में इंटरेस्ट है और वो सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने अगर ये जूरी सिस्टम रेफर किया है किसी को, ये नहीं एक ब्लॉग में करा है, मैंने पढ़ा था। नहीं, वो कब का ब्लॉग है, 4 साल पुराना है क्या? उनके ज्यादातर ब्लॉग पुराने होते नहीं, पर अगर 4-5 साल पुराना है तो एक बार उन्होंने लिखा था कि भाई राइट साल और टीसीपी कानून होने चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो एक बार लिखा, उसके बाद 5 साल में बाद में वापस उन्होंने कभी नहीं लिखा। ठीक है ना? तो ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि कोई आदमी अगर सोल्यूशन पे बात नहीं कर रहा,
बिल्कुल। वो ये नहीं बता रहा है कि भाई क्या कानून गैजेट में छापना। भाई मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि हमको उस पर क्यों ज्यादा दिमाग देना कि भाई रोकफेलर रोथस्चिल्ड कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। भाई सिंपल बात करो कि भाई हम उससे कैसे बच सकते हैं, जो बात करो ना यार। बिल्कुल वो बिल्कुल वो बिल्कुल। वो तो कानून से ही होगा। वो तो कानून से ही अब होगा। अजीत वेदाकाइल, रवीश कुमार और ये पेड सुभाष चोकड़िया पोखड़िया ये जितने भी है, वो बात तो करते नहीं। बिल्कुल सही बात। वो तो बात टोटल वेस्ट हो गई ना यार। बिल्कुल भाई बिल्कुल रवीश कुमार है, वो हर चौथे पांचवें दिन आके चिल्लाता है कि भाई मीडिया गोदी हो गया। तो भाई कानून कौन सा छापना है कि मीडिया ठीक हो जाए, वो बोलना यार। टीवी बंद कर दो, खुद तो भी तो वो टीवी पे ही फालतू आते हैं। बातें करता है, फिर टीवी बंद कर दो। भाई टीवी बंद करके काम चलता तो 200 साल से दुनिया इससे छुटकारा नहीं पा लेती, इस ताकत से, मीडिया की ताकत से। भाई देखो, जी जी मीडिया सही को, बात। मीडिया मत देखो, ये क्यों बकवास बात है, क्योंकि मीडिया बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो हमें चाहिए होती है। बिल्कुल सही बात। तो अच्छा। मीडिया का बाइकआउट नहीं होता कभी। जी जी जी। एक चीज पूछना था कि हाँ। बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट में आपका क्या स्टैंड है? वो जीरो स्टैंड है, उसमें अपना कुछ भी राय मशवरा सजेशन सुझाव कुछ नहीं है। वो एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स नहीं है वो। जी। तो फिर जो चीज पॉलिटिक्स, जिसकी जड़ पॉलिटिक्स में नहीं है, उसमें फिर अपन, मैं उसमें कुछ अपनी बात सजेशन कुछ रखता ही नहीं। स्टॉक मार्केट है, उसमें भी पॉलिटिक्स नहीं है, और ये है, इसमें भी पॉलिटिक्स नहीं है। पूरा पॉलिटिक्स ही है क्या? आपको कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में पूरा पूरा पॉलिटिक्स है? नहीं, मैं कह रहा हूँ उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा नहीं है। हाँ, वो एक बिजनेस का सेटअप है, और बिजनेस के अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को बेवकूफ बनाता है। कहने का मतलब यही है कि तो आप वो होगा ना, उसको आप रोक नहीं सकते, वो ठीक है, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि क्या ये सेटअप सही है? यार देखो, धंधा जो होता है ना, उसमें एक आदमी दूसरे को खाएगा, बड़ा आदमी छोटे को खा जाएगा, वो धंधे का नियम है ना यार। उसको क्या ठीक करने जाएंगे, मतलब उसको क्या ठीक करना है? उसको हम अनफेयरनेस खत्म कर सकते हैं। कानून का काम क्या है? अनफेयरनेस खत्म करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई अगर अपने दूसरे तरीकों से किसी का बिजनेस खा रहा है तो वो चलेगा, पर गलत कानून की वजह से खा रहा है, तो मेरा काम है गलत कानून को रोकना, कि भाई फेयर कंपटीशन देना, बस। बिल्कुल। तो एक बार अगर कानून बराबर है, कानून फेयर आ गए, तो बस उसके बावजूद कोई किसी का बिजनेस बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, उसका स्किल है यार। मेहनत करे। हाँ, वो उसकी स्किल से धंधा खींच रहा है अपना। तो मैं उस चीज पे ज्यादा भार देता हूँ कि भाई कानून, जो चीज कानून से ठीक हो सकती है ना, वो चीज पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। तो ये स्टॉक मार्केट का जो है पूरा, उसमें पॉलिटिक्स बहुत कम है, और कोई पर्टिकुलर ऐसा कानून नहीं है कि वो कानून आने से ये आपको नहीं लगता कि इसको बड़े बड़े लोग कंट्रोल करते हैं पूरा पूरा? मैं देखो, वो जो कंट्रोल करते हैं उसमें पॉलिटिक्स नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। वो बिजनेस है, इकोनॉमिकल कंट्रोल है। वो इकोनॉमिक कंट्रोल है। जो बड़ी कंपनियां है वो मैनिपुलेशन करती है, स्टॉक में ऊपर नीचे कर देंगे, बिकवाली कर देंगे, तेजी ले आएंगे, मंदी ले आएंगे, पैसा लगवा देंगे, बाद में पैसा खींच लेंगे। तो ठीक है, वो उसका कोई प्लेन कानून छाप के हम रोक नहीं सकते इसको। मतलब कोई ऐसा प्लेन कानून नहीं है कि ये प्लेन कानून छापा और रोक दिया। एक चीज और कि जैसे आप रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी के बारे में जानते होंगे? नहीं, ये क्या होता है? देखो, मैं इकोनॉमी में केवल एक चीज जानता हूँ, मैं सिंपल बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि बैंकिंग सिस्टम क्या अपने आप में सही है? इंटरेस्ट, चीजों को इंटरेस्ट पे देना और आप उनके अकाउंट में दिखा देना कि पैसा है। देखो, उसका मैं ये बोलता हूँ सिंपल कि मौजूदा व्यवस्था है, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम आज बैंक हटाते हैं तो मेरा पॉइंट है इकोनॉमी ठप हो जाएगी। वो फैक्ट है, ये बात सही है। तो फिर बैंक हटाना है तो मैं सामने वाले को पूछता हूँ, भाई ठीक है, तो दो में से एक काम करो, या तो बैंक हटाना है तो इसकी ये व्यवस्था कौन सी लानी, उसका कानून रखो सामने मेरे। बिल्कुल। और या फिर बैंक रखने हैं पर इनको ठीक करना है, तो चलो ठीक है, बैंकों को ठीक करने का कानून सामने रखो मेरे। बिल्कुल। ये दो चीज नहीं है, तो बैंक पे क्या डिबेट करनी है अब? बिल्कुल भाई जंप तो सोल्यूशन पे ही जाएगा ना अल्टीमेटली।
जी भाई बैंक में ब्याज दर है, ये है, हवा में से पैसा बनाते हैं, मर्जी पड़े जो नोट छापते हैं, देते हैं, ये पूरा सर्कस है। भाई सर्कस है तो दो काम है, या तो बैंक हटाओ तो नया इंस्टीट्यूशन कौन सा आएगा, उसकी ड्राफ्टिंग दो मेरे को, बिल्कुल। और या फिर इसको कैसे रोकना वो लिख के दो। जी तो मेरा इसमें सोल्यूशन सिंपल है कि तीन चीज करो तो ये पूरा सर्कस रुकेगा, बैंक ठीक हो सकते हैं। मतलब आपने हाँ जी जी, आपने एल्बर्ट पाइक का नाम सुना है? हाँ ये इस कहानी में कितना दम है कि फ्री मेसन्स कंट्रोल करते हैं काफी कुछ, और फ्री मेसन सिटी का ही पार्ट है क्या? फ्री मेसन क्या है अभी? फ्री मेसन्स जैसे नहीं, क्या चीज है ये? कोई ये भाई इल्यूमिनाटी, भाई मैं ये बोलता हूँ कि आप मान लो लॉकहीड मार्टिन का मालिक इल्यूमिनाटी है, क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा पॉइंट वही रहेगा, कंट्रोल लॉकहीड मार्टिन का मालिक करेगा। बिल्कुल। अब तुमको उसको रॉकफेलर बोलना है बोल लो, रोथशाइल्ड बोलना है बोल दो, तुमको बिल गेट्स हाँ मानना है मान लो, तुमको इल्यूमिनाटी बोलना है मान लो, तुम फ्री मेसन मानना मान लो, पर एलन आइक जिंदगी में ये बात नहीं बताने वाला आपको कि लॉकहीड मार्टिन के इल्यूमिनाटी लॉकहीड मार्टिन पे होल्डिंग इल्यूमिनाटी की है और इस वजह से इल्यूमिनाटी कंट्रोल करती है, ये बात वो जीवन में बोलने वाला नहीं है। बिल्कुल। वो कोई एक रहस्यमय स्टोरी बना के देगा तुमको, बिल्कुल बिल्कुल। वो ये काम की बात नहीं बताएगा। बिल्कुल। और ये जो ऐसे मैंने हमने जानते हैं एल्बर्ट पाइक के बारे में, हाँ तो क्या ये सच है कि इसने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 3 पहले से ही बना रखा है, सब पूरा सिस्टम तय कर रखा है? देखो वर्ल्ड वार 1-2 तो खत्म हो गया, उसके बारे में तो सबको सब पता है, ठीक है। जी। वो मिनरल लूटने के लिए दोनों वार हुए थे, ठीक है। अच्छा। हाँ, वो बाकी राष्ट्रवाद वो सब फालतू है, वो मिनरल की लूट थी, उसके लिए युद्ध होता है। मैंने आपको अभी बोला, अभी मैं एक वापस बॉटम लाइन बोलता हूँ, इसको बात को समझो। तो वर्ल्ड वॉर 3 हो या 4 हो आगे, युद्ध की कॉस्ट है, तो युद्ध हो ही नहीं सकता है जब तक कि उसकी कॉस्ट ना निकल रही हो। तो अभी थर्ड वर्ल्ड वार होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा, जब तक दाव पे मिनरल आ रहा है तो युद्ध होने ही वाला है। एलन आइक के बोलने से होगा नहीं और एलन आइक के बोलने से रुकेगा नहीं वो। बिल्कुल। तो वो तो होना ही है, वो मिनरल की लूट का युद्ध है वो। बिल्कुल। तो वो तो होना ही है जी। और जैसे एक पर मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। एलन आइक बोल रहा है वर्ल्ड वार 3 होगा, वो एलन आइक जो बोल रहा है उसकी वजह से नहीं होगा। एलन आइक भी शायद एल्बर्ट पाइक। हाँ, वो एल्बर्ट पाइक पकड़ लो, ठीक है ना। वो ये पूरा दुनिया में ये कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट वही तो है जिसने पूरे दुनिया के एक्टिविस्ट को बिजी करने के लिए ये थ्योरिया फेंकी हुई है। और वो सब थ्योरिया जो फेंकी है उसका मेन टारगेट क्या है? वेपन मैन्युफैक्चरर को सामने से हटाना। बिल्कुल। आप मेरी बात समझे क्या? बिल्कुल समझा। उसका टारगेट ये बात छुपाना है कि वेपन मैन्युफैक्चरिंग की वजह से रोथशाइल्ड लूट रहा है, इल्यूमिनाटी लूट रहे हैं। बिल्कुल। वो इसको सब बैंकिंग जू थ्योरी जाने कौन कौन सी थ्योरी रहस्यमय रोमांच ऐड करके इन पे थपा देना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एफडीआई रिपाट्रिएशन की जो मैंने आप लोगों की वीडियो देखी थी, उसमें एफडीआई रिपाट्रिएशन ये जो एक एग्रीमेंट है इस टाइप का, है ना? हाँ। तो इस बात पर कोई प्रमाण है कि एफडीआई रिपाट्रिएशन अभी भी कंपनीज के बीच में साइड हो रहा है? हाँ हो रहा है, वो प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, वो तो कानून है। कानून है। हाँ, आप बताएंगे एक बार कानून का नाम? नहीं, कानून है ना, वो डिफेक्टो कानून बोलते हैं इसको। डिफेक्टो? हाँ, डिफेक्टो कानून मैंने कि मान लिया, मतलब पहले से ही जो प्रैक्टिस का कानून है। जैसे क्या होता है कि भारत सरकार ने लिखा बंदूक बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो ये कानून हो गया। पर उसने नहीं लिखा ना कि कचौरी बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो जब नहीं लिखा तो वो कचौरी कोई भी बना सकता है, वो लिखने की जरूरत नहीं रही गई। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी भारत में आती है वो डॉलर देती है और जितना पैसा वो रुपया लेके जाएगी, मतलब आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हो कि आप 1 करोड़ रुपया लेके जाओ बैंक में और बोलो डॉलर दे, तो वो मना नहीं कर सकता डॉलर देने से, वो डॉलर दे देगा। तो ऐसे करके ये जितना भी विदेशी कंपनी आती है, तो ये डिफेक्टो लॉ है कि वो जब
रुपया देगी तो भारत जी, सरकार factor law। हाँ वो उसको डॉलर देगा। अब ये रोकना कैसे? सरकार को ये छापना पड़ता है कि मैं डॉलर नहीं दूंगा, तब ये कानून काम करेगा, वरना तो वो ऑटोमेटिक है। नहीं समझे? वो ऑटोमेटिक है तो उसे आना पड़ेगा। वो नहीं, जैसे चाइना है तो चाइना ने ये कानून छापा बिल्कुल कि अगर कोई मेरे पास में बोरी भर के येन लेके आएगा तो मैं डॉलर नहीं देने वाला। अच्छा, चाइना ने कानून हाँ, ये 74 में छापा था, जब अमेरिकन कंपनियां आने लगी ना चाइना में। WTO साइन किया चाइना ने 74 में। तो बाद में फिर बड़े पैमाने पे अमेरिकन कंपनियों ने आना शुरू किया। इस कानून का कोई नाम आप बता सकते हैं मुझे? नहीं, कानून नहीं है, बस एक नोटिफिकेशन है, सिंपल। अच्छा, ओके। तो वो चाइना ने वहां पे कानून छाप दिया कि भाई इधर तुम जितना भी ये इकट्ठा करोगे उसके बदले में मैं तुम्हें डॉलर देने वाला नहीं हूँ। जितना तुमने मुझे जमा किया है डॉलर, मैं उतना ही डॉलर देने वाला हूँ। तो ये चाइना ने जब तक नहीं लिखा था तब तक उससे भी लाइबिलिटी थी कि जितना भी ये दोगे उसके बदले डॉलर देने थे। तो उसने ये कानून बनाया कि मैं डॉलर नहीं दूंगा। मतलब है कि भारत सरकार को डॉलर देना ही पड़ता है, अगर बचना है तो ये कानून बनाना पड़ेगा कि हम डॉलर नहीं देंगे। तो देखो, मैं कभी भी रोथस्चिल्ड पे कभी कोई आर्टिकल नहीं लिखा मैंने। अच्छा, मैं रोकोफेलर पे लिखा है। जी, रोकोफेलर का जिक्र मेरे कुछ आर्टिकल में आता है, पर रोथस्चिल्ड पे तो मैंने कोई लिखा ही नहीं। आपको नाम याद है किसका? आर्टिकल का? हाँ जी, वो मैनिफेस्टो में देख लेना, उसमें थोड़ा लिखा है FDI की अनुमति क्यों दी जाती है, FDI के कारण नुकसान, उसमें रोकोफेलर के बारे में थोड़ा सा आया है जी। एक आप पढ़ना, मीडिया कोरा पे एक आंसर है मेरा कि क्या मोदी सरकार मीडिया को वश में कर रही है, उसमें मैंने थोड़ा रोकोफेलर पे लिखा है। और एक FDI की अनुमति क्यों दी जाती है, इस आर्टिकल में रोकोफेलर के बारे में लिखा है। पर बेसिकली मैं क्या बोलता हूँ कि रोकोफेलर या रोथस्चिल्ड को चेस करके कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला क्या इम्पोर्टेंट चीज क्या है? आपने क्या बताया था? क्या FDI की अनुमति क्यों दी जाती है, तो उसमें रोकोफेलर बारे में लिखा है। तो जनरली मैं इन पे क्यों नहीं लिखता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब भी आप ये बोलोगे ना रोकोफेलर रोथस्चिल्ड, तो फिर उसका एविडेंस ढूंढने जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, जेट है, GE है, ये तो कंपनियां दिख रही है ना भाई। हरकुलिस विमान बनाती है, फाल्कन 16 बनाती है, F-16 बनाती है, ये मिसाइल बनाती है। ये वैसे F-16 जो है वो तो आपने इस पे पोस्ट लिखा था, तो वो तो मैंने सुना था कि वो एयरक्राफ्ट तो रिजेक्ट कर दिए थे इंडियन सरकार ने। हाँ, मतलब F-16 के भाई वो रिजेक्ट कर दिए। तो वो उस समय ये रफाल लेने थे, तो हाँ जी, पर्दे के पीछे फ्रेंच कंपनी के जो धनिक है उनकी और इनकी डील हो गई। जी जी। तो फिर उन्होंने लॉकहीड मार्टिन को कैंसिल कर दिया। हाँ, कर लिया। अभी F-16 अब खरीदेगी भारत। तो आप पहले एक बात समझ लो कि भाई लॉकहीड मार्टिन ने बोला कि भाई मेरे F-16 ले, तो भारत के PM के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं होती है कि वो मना करेगा। ठीक है ना? वो डिले कर सकता है। हाँ, वो मना कर ही नहीं सकता, उसकी औकात ही नहीं है। वो मना नहीं कर सकता, पर वो डिले कर सकता है कुछ साल। थोड़ा डिले कर लेगा, पर कुल मिला के वो प्रेशर बना ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो पाकिस्तान को दे देंगे 20-25 F-16 और बोल देंगे चढ़ जा भारत पे, तो बस PM आ गया घुटने पे। तो ऐसे पूरा चलता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो ये जो रोकोफेलर, रोथस्चिल्ड और ये जो बैंकों का मायाजाल, या जितना भी ये सब कुछ है ना, ये सब एक थ्योरी है। असल में असली चीज क्या है, वो है कि F-16 विमान वो दिख रहा है ना साफ। बिल्कुल। तो भाई इसको ये हवा है, ये हवा में है क्या विमान, वो तो दिख रहा है ना। बिल्कुल। हरकुलिस है, हरकुलिस विमान तो हवा में थोड़ी है भाई, वो तो दिख रहा है ना भाई, आदमी सामने दिख रहा है ना। बिल्कुल दिख रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, वो तो सामने दिख रहा है ना भाई। भारत को इसकी जरूरत है, इसके बिना मर जाएंगे हम। बिल्कुल। चीन हमको खा जाएगा पूरे को अगर ये नहीं हुए तो इनको कौन बना रहा है? बस उसका मालिक है वो, तुम्हारी कंट्री, वो हमारा PM उसके कंट्रोल में काम करेगा। अब मालिक कौन है? वो सामने वाला ढूंढ ले। मैं बोलूंगा रोकोफेलर है, फिर वो सामने वाला बोलेगा मेरे को सबूत दो। अरे भाई मैं किधर से सबूत दूं? वो क्या पागल लोग है क्या जो मालूम पड़ेगा तुमको?
वो सबूत छोड़ेंगे क्यों? पर इतनी सिंपल बात तो आदमी को समझनी चाहिए ना कि भाई रंगीन पानी या कोका कोला और पेप्सी बना के बेचने वाले में और हरकुलिस जैसा विमान बनाने वाले में अंतर होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। भाई आपको मैगी बना के बेचना तो पतंजलि रामदेव भी बेच देगा, पर टैंक तो नहीं बना सकता ना रामदेव। बिल्कुल। तो भाई जो टैंक बनाता है वो ताकतवर आदमी होता है ना, जो टैंक बनाने की कंपनी चलाता है यार। वैसे रामदेव ने इनके विरोध में एक बार बोला था, पर उसे शांत करा दिया अच्छे से। हाँ वो देखो सब वो तो रामदेव क्या है, फालतू आदमी है वो। देखो एक सिंपल बात है कि जो आदमी कानून कौन सा छापना वेपन मैन्युफैक्चरिंग की, वो बात को इग्नोर कर रहा है, वो सब अल्टीमेटली टाइम वेस्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्यूशन पे बात नहीं कर। हाँ कि भाई देखो मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, लॉकहीड मार्टिन का मालिक रोकोफेलर है कि रोथस्चाइल्ड है कि बिल गेट्स है, उसको छोड़ो। मैं बोलता हूँ भारत में ऐसे प्लेन बनाने लगो कि लॉकहीड मार्टिन से बढ़िया प्लेन हम खुद बना लेते हैं भाई। बिल्कुल। तो बस हम बाहर आ गए ना उसके कंट्रोल से। बिल्कुल सही बात। हमको एप्पल से बढ़िया कंपनी खड़ी करनी है, हमको फेसबुक से बड़ी कंपनी खड़ी करनी है देश की, हमको गूगल और यूट्यूब जैसी कंपनी खड़ी करनी है खुद की, हमको लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी खड़ी करनी है, आपको अभी और जेट जैसी कंपनी खड़ी करनी है। तो अपने आप ही हम इनकी डिपेंडेंसी से बाहर हो जाएंगे ना। आपको भारत का फ्यूचर क्या लगता है अगर ये सब कानून नहीं आते? तो भारत या तो इराक बनेगा या फिलीपींस, और अब तो इराक बनने की संभावना ज्यादा है। इराक बनने की? हाँ मतलब आधा भारत खत्म हो जाएगा, 5-7 टुकड़े हो जाएंगे, इंडो मुस्लिम सिविल वार होगा, 20-25 साल चलता रहेगा। भारत की सेना का इस्तेमाल करके अमेरिका चाइना को खत्म करेगा, ईरान को खत्म करेगा, पाकिस्तान को खत्म करेगा, न्यूक्लियर वार भी होगा, भारत में परमाणु बम भी गिरेंगे, आधी आबादी खत्म हो जाएगी, तबाह होके इराक जैसी हालत होके। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और क्या नाम है चाइना में सिर्फ इकोनॉमिक वॉर होगा या कभी सिविल वॉर होने के भी चांसेस है? देखो इकोनॉमिक वार शुरू हुआ तो खत्म असली वार भी होना है ना जी। तो इकोनॉमिक वॉर चल रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है वार्म अप चल रहा है, ये असली वार की वार्म अप हो रही है। मतलब असली वॉर पे कभी ना कभी आ सकते हैं। वो आना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बाई दी वे 1% चांस से कोई समझौता हो गया, चाइना ने बोला ठीक है आधा भारत मेरा, आधा भारत अमेरिका ने बोला मेरा, तो ठीक है। भारत की स्थिति तरबूज की है, चाइना खड़ा है उधर चाकू लेके।